नमस्कार दोस्तों, एआईबीसी टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के भी एक घटक हैं। और आज जो चर्चा का विषय है वो ये है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले और क्रीमी लेयर का नया प्रस्ताव खारिज हो। और मैं आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो भागीदारी का जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, और इसमें हमारी डिमांड भी है, हमारा ये शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तो पहले से ही मिल रही भारतीय संविधान लागू होने से, और 7.5% आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, जो आज़ादी होने से ही संविधान लागू होने से ही अपने अधिकारों को ले रहे हैं। लेकिन 52.5% आबादी जो ओबीसी की है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कैसे मिले, और इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। सब जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उछाला। इस देश की जो बड़ी आबादी है, जिसको हम पिछड़ा तबका कहते हैं, इसकी आबादी लगभग 55 से 60% है इस देश में, कहीं कहीं तो और ज्यादा है। और इस आबादी के बारे में हमारे देश का कोई चैनल या अखबार, छोटे मीडिया वाले या बड़े मीडिया वाले, कोई उसकी चर्चा नहीं करते। आज आप पहली बार, मुझे ऐसा लगता है, या कुछ दिन से जब से आपने शुरुआत की तो इस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ आपकी पहली चर्चा है। मुझे लगता है कि शायद कम चैनल वाले इस ओबीसी के बारे में चर्चा करें। आपने कहा कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन हो। हम लोगों ने जिस दिन से जाना पिछड़े तबके के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, और खास करके हक अधिकार के बारे में, तो हम लोगों की शुरुआत इसी नारे के साथ हुई कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस नारे के साथ हम लोगों ने चलना शुरू किया। अलग बात है कि जहां हम लोग थे वो जगह रास्ते से अपने भटक गए, वो लोग कहीं और चले गए, लेकिन आज भी हम जन अधिकार पार्टी बना करके हमने 16 में पार्टी बनाई और 16 से हमने जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत करी। पूरे 75 जिलों में हम 611 जगहों पर गए, और सभी जगहों पर हमने कहा कि हमको आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन चाहिए। उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हम लोग हर मंच से ये बात कह रहे थे कि आबादी तो हमारी, आप 52% सरकार मानती है, 53% मानती है, 53% जब तक हमें नहीं मिल रहा, 27% मिला है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ओबीसी आदमी की सरकार थी, तो कम से कम 27% में जिस समाज का जितना हिस्सा बनता है उतना वो देने का काम करें। लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना, और आज तो वो लोग चर्चा भी नहीं कर रहे इसकी, इधर कदा कहीं चर्चा कर देते हैं। और आज 27% भी हमें मिल नहीं रहा। आपको मेडिकल में मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में और 2-3 प्रदेशों में मेडिकल में 27% में ओबीसी शून्य है। एक भी बच्चे का एडमिशन मेडिकल में ओबीसी के बच्चे कर रहे हैं। जिस ओबीसी के बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आती, जो फीस आती थी इंजीनियरिंग में, उनको पढ़ने लिखने में उनकी फीस नहीं आती। अगर कहीं कहीं आती है तो जो जनरल क्लास को उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, उनको 50,000 रुपया देते हैं, जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको 10,000, 15,000 ओबीसी। और आज 27% को लागू हुए, 91 में लागू हुआ, 1991 में लागू हुआ, और अभी तक 6 से 7% कोटा पूरा है, और इससे कम है 21% भी पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद वो क्रीमी लेयर ले आए, मैं अब क्रीमी लेयर लागू। और देखिए, बीपी शर्मा आयोग बनाया, कमेटी बनाया, तो बीपी शर्मा जी ओबीसी के क्रीमी लेयर के और रिजर्वेशन के बारे में वो सोचेंगे। जो व्यक्ति, जो लोग ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भी नौकरी मिले, उनको भी हक अधिकार मिले, उनको
उनके बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। तो वो वही रिपोर्ट देंगे ना जो ओबीसी के खिलाफ होगी। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाई सैलरी जोड़ दी जाए और एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दिया जाए, जो आमदनी है उनकी वो जोड़ दिया जाए, उसके बाद ये लिमिट कर दी जाए। हम इसके खिलाफ है, हमारी जन अधिकार पार्टी इसके खिलाफ है, भागीदारी संकल्प मोर्चा इसके खिलाफ है, और जितना लड़ाई हो सकेगी हम इसके लिए लड़ेंगे। हमारे एक सवाल है सर यहाँ पर। जी एक सवाल है सर इसमें, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय क्रीमी लेयर की कोई अवधारणा नहीं थी, और ये मामला कोर्ट में गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में जो है क्रीमी लेयर लगाने की बात हुई, तो उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया और वो आज तक चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने साथ ही साथ बताया कि एनसीबीसी का भी गठन होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन होना चाहिए। तो आज हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी है, और साथ ही साथ जो है गणेश सिंह जी के नेतृत्व में गठित पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है वो भी है। तो इन दोनों चीजों को दरकिनार करके ये बीपी शर्मा कमेटी को गठित करने का क्या मकसद था, कहीं ना कहीं जो है इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। ये एक ऐसी मानसिकता को शो करता है जो हमारे सारे इस बैकवर्ड क्लास के खिलाफ है सर। जी इसमें मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। आखिर मैं जी बीपी शर्मा की कमेटी जो गठित की गई वो एक ही मकसद है कि सरकार जिस मंशा की है अपने मन मुताबिक उससे रिपोर्ट लगवा लेना और उसको लागू कर। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। उन्होंने डे वन से कहा है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, तो ओबीसी के रिजर्वेशन के, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के हक अधिकार के खिलाफ। वो नहीं चाहते कि इनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में आए, जुडिशरी में जाएं, इनको सम्मान से जीने का मौका मिले, वो नहीं चाहते। और उसी के लिए उन्होंने उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, अपने मुताबिक रिपोर्ट लगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ आप थोड़ा सा और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की है उनकी मानसिकता के बारे में जानेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। जो उन्होंने जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसमें वो छिपा नहीं रहे। उन्होंने चुनाव के समय भी नहीं छिपाया, और आज भी वो एदा कदा बोलते हैं संविधान से सहमत नहीं है तो संविधान के खिलाफ बोलते हैं। आप ये बताइए, इंदिरा साहनी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने मिलकर के फैसला किया है, और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ एक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने जजमेंट कर दिया कि भाई जो आदमी बैकवर्ड क्लास में फॉर्म भरे हैं और अगर उसके नंबर जनरल के बराबर आ जाते हैं तो उसको नहीं लिया जाएगा, वो ओबीसी में ही रहेगा। तो एक 13 जजों की बेंच जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के 13 जजों का फैसला एक हाई कोर्ट के जज पलट देता है और लागू भी हो जाता है, सरकार उसे लागू भी कर देती है। बड़ी विडंबना है हमारे देश में। तो इसको कहाँ तक सोचेंगे? इसका जो परमानेंट हल है ओबीसी के लोगों को, कास्ट के लोगों को सोचना कि अगर वो अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं, इस देश में इज्जत सम्मान से जीना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल पावर उनको अपने हाथ। अगर वो पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में नहीं लेंगे, इस संविधान के तहत हमें हक अधिकार मिले हुए हैं, उस संविधान को लागू करना तो उनका काम है, जिनको हम वोट देकर के विधानसभा और लोकसभा में भेजते वो हमारे बारे में फैसला कर। और जब तक वहां हमारे लोग नहीं चुन करके जाएंगे तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। न ओबीसी के लोगों को मिलने वाला है, न SC ST के लोगों को। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, ये सरकार रिजर्वेशन के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है, अकलियत के खिलाफ। अगर हमें अपना भागीदारी लेना है, हिस्सेदारी लेना है, इस देश में इज्जत सम्मान से रहना है, तो हमें शासन और प्रशासन में भागीदारी निभाना। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की बात है यहाँ पर। और आप लोगों का जो मकसद है, जैसे मैं देख रहा हूँ काफी दिन से जो है ये चर्चा का विषय है, आपकी भी मैं डिबेट सुनता हूँ, आपके भी विचार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो 52% ओबीसी है, 52% ओबीसी में जो है जो इतना जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो मौजूद है, जिस तरह से जो इसका
इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ओबीसी के लोगों में एक तरह की चेतना लाने के लिए आप लगातार काम भी कर रहे हैं और हो भी रहा है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जो है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इन ओबीसी के लोगों को इस तरह का अधिकार दिलाने के लिए, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्से मिले। जी देखिए, हम लोग जो ओबीसी के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो उनसे एक ही बात है जी। देखिए भाई, मंडल रिपोर्ट में 22 संशोधन की गई थी ओबीसी के लिए जी जी, उनमें से कुल 2 ही लागू हुई जी, बाकी लागू नहीं हुई। और नदी आरक्षण का मामला था और शिक्षा का मामला था जी, सब व्यवस्था ठीक करने के लिए ओबीसी के बच्चों के लिए हॉस्टल हो जाए, कोचिंग क्लास हो जाए जी जी, तो भी है उनको जगह दी जाए जी, और बहुत सारी चीजें जो 20 और रिपोर्टें थी जो जी उन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी बीपी मंडल जी ने, उन्होंने 22 की थी, उनमें से सिर्फ 2 लागू, वो भी आधी अधूरी, पूरी तरह लागू नहीं जी जी, और 20 अभी बाकी, और 2 लागू करने में सरकार की मंशा अभी साफ नहीं है जी जी। आप समझ लीजिए सेंटर सेक्रेटरीट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर जी, एक आदमी होंगे और ना कोई सेक्रेटरी है आज तक ओबीसी का। ऐसा नहीं कि हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ यादव बहुत जागरूक है, बहुत फॉरवर्ड हो गया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी नहीं है जी जी जी, कोई नहीं जी। तो स्थितियों को देखते हुए हम एक ही बात कहते हैं कि जो लोग हमारी सुने, जिनको हमारी पीड़ा से तकलीफ होती हो, हमारे दर्द से जिनको दर्द होता, हमारी पीड़ा को जानते हो, किसान की पीड़ा को जानते हो, ओबीसी की पीड़ा को जानते हो, विकास की पीड़ा को जानते हो, हमारी बहन बेटियों की पीड़ा को जी, जब ऐसे लोग चुनाव जीत करके जाएंगे जी, और वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे, तो वो हमारी चिंता है। जब हम बड़े लोगों को जिताते हैं जिन्होंने कभी तकलीफ नहीं देखी, पीड़ा नहीं देखी, किसान का दर्द नहीं देखा, बहन बेटियों की तकलीफ नहीं देखी, जब ऐसे लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, वो कैसे हमारी बात करें? वो जिन लोगों को जिता करके भेजते हैं, वो जिनके लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं जी जी। यहाँ पर एक अहम सवाल है, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है सर, मंडल कमीशन जो है 1990 में लागू हुआ, और जो है भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और आर्टिकल 340 में इनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 340 के परिप्रेक्ष्य में काका कालेलकर बना, मंडल कमीशन बना, आखिर वो कौन से ऐसे व्यवधान है जिनकी वजह से आज तक भी ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पाई? ऐसे कौन से व्यवधान हुए जिनकी वजह से ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पाई? जी, अगर मैं उसको एक शब्द में कह दूं जी, एक शब्द में आप तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथी आपसे जुड़े होंगे, जो देख रहे होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे जी जी, वही दर्शकों ये कारण जब तक बना रहेगा तब तक वो कभी नहीं लागू होगा जी जी जी। हमारे देश का संविधान बहुत अच्छा है जी, लेकिन लागू करने वाले लोग कौन होते हैं? जी जी, लागू करने वाले लोग तो वही हैं जिनको जिता करके हम लोकसभा भेजते हैं जी जी, जिनको जिता करके हम विधानसभा भेजते हैं, तो वो उनकी नियत के ऊपर है कि वो लागू करना चाहते हैं कि नहीं। और जो वैसे लोग जीत करके जाएंगे जो आपके बच्चों को हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, तो कैसे लागू करेंगे? और जब तक वो लोग जीत करके जाते रहेंगे कभी नहीं लागू होगा। वो लागू तभी होगा जब इसके समर्थन वाले लोग जीत करके जाएंगे, जब संविधान को लागू करने वाले लोग जीत करके जाएंगे जिनकी मंशा ठीक, और अगर उनकी मंशा ठीक नहीं तो संविधान कितना भी बढ़िया हो, कितना भी खराब संविधान भी हो, लेकिन अगर अच्छे नियत वाले लोग चुन करके जाएंगे तो वो उसे भी अच्छा करके दिखाएंगे। और संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वालों की नियत अच्छी हो जी, ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने कल एक चीज देखा होगा जी, कि सरकार ने कहा कि जो टैक्स लोग देते हैं उनका एक अधिकार पत्र हो, कि उन्होंने प्रशंसा की कि हम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि टैक्स देते हैं जी, लेकिन एक उन्होंने थोड़ा कष्ट व्यक्त किया कि 130-35 करोड़ आबादी में 1.5-2 करोड़ लोग टैक्स पे,
ये सोचने जैसी बात जी। आप अगर उस गंभीरता को सोचिए, 130 करोड़ लोगों में जी 80 करोड़ लोग तो गरीब जी। उनका रोज कमाना रोज खाना है। जी बचे 50 करोड़ लोग। जी 50 करोड़ लोगों में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो कुछ नहीं कमाते। जी मुश्किल में इन 50 करोड़ लोगों में 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कुछ कमा खा रहे। जी जी। और 20 करोड़ लोगों में कौन ठीक से कमा खा रहा है, कौन नहीं ठीक से कमा खा रहा है, कितने लोग टैक्स देता है। और अगर आप टैक्स के बारे में चर्चा करें, जी टैक्स तो आप सभी से लेते हैं, गरीब से गरीब आदमी से आप टैक्स लेते हैं। अगर गरीब आदमी नमक खाता है तो नमक में भी आपका टैक्स, अगर बिस्कुट खरीदते हैं तो बिस्कुट में भी टैक्स। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप टैक्स नहीं लेते हैं? और कौन सा गरीब आदमी जो टैक्स देता नहीं? वो अलग बात है, व्यक्तिगत उसका अकाउंट नहीं है टैक्स इनकम टैक्स विभाग में, और व्यक्तिगत तो टैक्स नहीं जमा करता है। लेकिन आप जो चीज उसको देते हैं और वो जो लेता है, कपड़े पहनता है उस पर टैक्स देता है, जी जी, जो खाता है उस पर टैक्स देता है। कौन सी ऐसी चीज है जो आप टैक्स नहीं लेते हैं? जी डीजल और पेट्रोल की कीमत 1.5-2 महीने में कितनी बढ़ गई? पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। जी भारत एक पहला ऐसा देश है जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है लगातार। 64% डीजल में टैक्स है और 63.5% लगभग पेट्रोल में टैक्स। 1 लीटर डीजल में लगभग 55 से 56 रुपया टैक्स का चला जाता है। इसी तरह पेट्रोल में, और जब डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो जो सामान आएगा आपका खाने पीने का वो ट्रकों से आएगा। जब ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा, जब डीजल का बढ़ेगा तो, और जब भाड़ा बढ़ेगा तो वो सामान की कीमत में जाएगा। जो सामान आपको खरीदना है गंतव्य तो आपके ऊपर ही जा रहा है, तो टैक्स आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम अगर एजुकेशन की बात करें, जो वीकर सेक्शन का आदमी है, पिछड़ा है, जो दलित है, उसके एजुकेशन के बारे में क्या है? अरे लोग प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में गरीब का, किसान का, मजदूर का, जिसको आप पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, प्लेस कहते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। 10% लोग पब्लिक स्कूल। सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ सर। एक सवाल ये है अहम, जो सब लोगों के जहन में बना हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिनको जिता करके भेजते हैं वो लोग जो है आपके विरोध में वहां काम करते हैं। यदि वो ऐसे लोग वहां पर जाते जो आपके भले की बात करते, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं है। यदि वो गए होते, संविधान ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो नहीं चाहते दबा कुचला वंचित समाज अपना हक अधिकार हासिल करे, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है, आखिर वो लोग कैसे जाएंगे जो इनके हक अधिकारों को दिलवा सके? ऐसे लोग संसद और विधानसभा में कैसे जाएंगे सर? ऐसे लोगों को तो हम ही लोगों को चुनना पड़ेगा, लोगों को चुनना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वोट के बल पर ही जीत करके जाते हैं और कुछ नहीं लगता वहां जीत के जाने में। अगर आप अपने वोट को सही प्रयोग करना सीख लें, जो वोट हमारा 500 रुपए में चला जाता है, शराब की बोतल में चला जाता है, मुर्गे की टांग में चला जाता है, हिंदू मुसलमान में चला जाता है, धारा 370 में चला जाता है, भारत पाकिस्तान में चला जाता है, और किसी नाम पर चला जाता है, भगवान के नाम पर चला जाता है, उस वोट से सरकार बनती है, राजा बनता है, और उस सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। अगर ये गरीब और पिछड़े को समझ में आ जाए तो कुछ उसकी किस्मत बदल जाए, उसका और उसके बच्चे का भविष्य कुछ और हो जाए। यही मेन बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और मेरी समझ से आप भी इससे सहमत होंगे। जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना इनको आना चाहिए, और वो जागृति का एक हिस्सा है। जागृति के बगैर ये बात संभव नहीं है। सर ये एक सवाल और भी है, ये सवाल ये है कि आप लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन कौन से घटक शामिल है? कि हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, उसमें 8 पार्टियां हैं। जी उसमें हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, भारतीय स्वदेश समर्थ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे पास श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, अपना दल का मेरा बनाया है उन्होंने, वो हैं। हमारे साथ रामकरण कश्यप जी हैं, हमारे साथ में बाबू रामपाल जी हैं,
हमारे साथ में अनिल चौहान जी हैं, हमारे साथ में प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, हमारे साथ में अनिल चौहान जी हैं। तो 8 लोगों ने हमने मिल करके अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, हमारी जन अधिकार पार्टी। और हम अभी कुछ जो हमारे साथी कुछ काम किए हैं अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, उन साथियों से भी हम बात कर रहे हैं जो हमारे विचारधारा से सहमत हैं, जो गरीब और कमजोर के बारे में सोचते हो, जिनकी पीड़ा हो, जिनका दर्द। तो पार्टियों को भी हम अपने साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 8 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और बड़ा मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है। जी, ये तो आपका मैं देख रहा हूँ कि जो है इधर भागीदारी संकल्प मोर्चा के कार्यक्रम भी ठीक ठाक हो रहे हैं, आप लोग लगे हैं। मुझे आशा तो है कि जो है ये भागीदारी मोर्चा संकल्प करेगा, लेकिन जो लोगों में विद्रोह दिखा दे रहा है, एक सवाल अभी हमारे दर्शक ने पूछा है, वो ये कह रहे हैं कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया तो है, क्या 27% आरक्षण दिलवाएंगे या 52% आबादी को 52% हिस्सेदारी दिलवाएंगे? देखिए, हमसे सवाल तो वो कर रहे हैं, सवाल तो जब हमारा पहले दिन से नारा है, हमारी मांग तो आबादी के हिसाब से, अगर हमारी 52% आबादी है या 55 है या 60 है या 54, हमें उतना मिलना चाहिए। लेकिन ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिनको हम लोकसभा में भेजते हैं। तो ये तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी लोकसभा में हम पहुंचे, हमारे विचारधारा की वहाँ सरकार। उत्तर प्रदेश में हम 27% लागू है, सरकार कर नहीं रही, वो उनकी मंशा के ऊपर। और सर सुनिए तो, लेकिन 27% तो सरकार बनी नहीं कि वो ईमानदारी से लागू हो जाएगा उसी दिन, डे 1। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। हम लोग कहते कम है, करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। जिस दिन लोगों ने पहुंचाया नहीं। वो तो बात सही है, आप लोगों को पहुंचा नहीं। सर एक मांग उठती आई है कि जो है ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने के लिए जरूरी है कि उनकी गिनती कराई जाए। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, बिल्ली की गिनती होती है, और इस तरह से क्या ओबीसी से गया गुजरा आदमी है, क्या ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर आपका क्या कहना सर? देखिए, वैसे तो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अलग दिखाई पड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी अलग दिखाई पड़ेगी, बीजेपी अलग दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब ओबीसी की जाति जनगणना के बारे में आएगी बात, तो तीनों पार्टी एक हो जाती है और तीनों पार्टी एक साथ सहमत होकर कह देती है कि कोई जरूरत नहीं। अगर वो गिनती करा लेंगी तो पता चल जाएगा ना कि उनकी आबादी कितनी है। ऐसा उनको क्या लगता है, ऐसा उनको क्या लगता है जिससे वो जातिगत जनगणना नहीं होने देना चाहते? आपको हक अधिकार नहीं देना चाहिए, हम लोग को हक अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस वजह से शासक जो है वो ईमानदार नहीं है, वो नहीं चाहता है कि पिछड़ों को हक अधिकार। देखिए, हमारी बात को एक छोटा सा समझिए कि अगर नौकरियां 100 निकलती हैं, 100 नौकरियों में 1 लाख बच्चे फार्म भरते हैं। अगर उसमें से आपके बच्चों को भी दे दी जाएगी, उनके बच्चों का काम होगा, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का हो जाए, आपके बच्चों का ना हो। इनको हम सत्ता में भेज देते हैं, अपने बच्चों का करा लेते हैं और बाकी के बच्चों का नहीं करते। इसलिए तो आज तक हम आपको जुडिशरी में नहीं जा रहे थे। आपको कहाँ रिजर्वेशन जुडिशरी में दे रहे हैं, कहाँ आपके लोग जुडिशरी में जा रहे हैं? कोई आपको सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट में एदा कदा कहीं है। आज तक 70 साल 73 साल की आजादी के बाद कोशिश है कि हमको गुलाम बना के। सर एक बार आवाज चेक कर लीजिए, आवाज हमारे सर आवाज कटने लगी, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जी हेलो, हमारे आ रही है आवाज? जी आ गई। जी हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र कहने की नहीं है। हम वोट डालते हैं। हमारे यहाँ का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो शासक तबका है, जब वही चाहता हो कि लोग विश्वास में जाए, लोग अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानते। दुनिया के जो दूसरे देश है, अपने देश की जनता को जागरूक कर रही है, आधुनिक बना रही है, तो होशियार लोग जागरूक सारी चीजों को समझे। हमारे देश का जो शासक और वो चाहता है कि हमारे देश की जनता
अंधविश्वास से बची रहे, बहुत सारी चीजों के बारे में न जानकारी करे, ताकि वो जैसा चाहे वैसा वो करे। तो चाहते हैं कि देश का जो वीकर सेक्शन है, दबा कुचला मजलूम लोग है, पिछड़ा आदमी है, उसको 500 रुपया दे दीजिए, एक कॉलोनी दे दीजिए, एक गैस सिलेंडर दे दीजिए, 500 दे दीजिए, फिर 6000 किसानों को दे दीजिए, बस इतने में उनको खुश रखिए। वो डॉक्टर बनने के बारे में ना सोचे, वो इंजीनियर बनने के बारे में ना सोचे, वो सीओ और कलेक्टर बनने के बारे में मत सोचे, वो ना सोचे, वो कप्तान बनने के बारे में ना सोचे, वो प्रोफेसर बनने के बारे में ना सोचे, वो एक कॉलोनी में, एक शौचालय में, एक गैस सिलेंडर में और 6000 रुपया में खुश रहे। ये चाहते हैं उसके लिए शौचालय बनवा दिया जाए। और बहुत जरूरत है तो उनके लिए एक मंदिर बनवा दीजिए, और बहुत जरूरत है तो उनको बद्रीनाथ ले जाइए, और बहुत जरूरत है तो संगम में स्नान करा दीजिए, और बहुत ज्यादा उनको जरूरत है, इसलिए वो उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को अंधविश्वास में रखा जाए। चाहे वो गाय माता के नाम पर आज आप अगर इतिहास पढ़ेंगे और 1857 की गदर आप कभी सोचेंगे, आज 1857 की गदर और आज का, तो आपको एक चीज नजर, 1857 ध्यान दीजिए, लोग अंग्रेज लोग गाय की चर्बी लगाते हैं कारतूस में, हिंदुओं से ये कहा गया, मुसलमानों से कहा गया कि चर्बी लगाते हैं। ये हमारे धर्म के खिलाफ गाय माता की चर्बी यूज करते हैं, सूअर की चर्बी यूज करते हैं। गोरे लोगों का काम छोड़ो, इन्हें देश से हटाओ। तो गाय माता के नाम पर कूद पड़े, और 1857 की शुरुआत में अंग्रेजों ने कुछ पढ़ने लिखने के बारे में आपको कुछ अधिकार कोशिश की थी। 1991 में देखिए, जैसे मंडल रिपोर्ट लागू हुई, अडवाणी जी की रामरथ यात्रा चालू हो गई, बीपी सिंह ने आप रिजर्वेशन लागू हुआ, मंडल रिपोर्ट, वो आपको हक अधिकार आपके बच्चों को मिला, आप वो भूल गए और रामरथ यात्रा में आप शुरू हो गए। जब आप मिलने की बात आती तब कोई न कोई धार्मिक चीज हमारे सामने आ जाती है, हजारों साल से, और हम उसमें गुमराह हो जाते हैं, और हमें अपने हक अधिकार का और अपने बच्चों के हक अधिकार की बात। जी सर, एक सवाल ये आया है, अभी आया कि नहीं, हम लोगों का भी सवाल है ये, क्योंकि ओबीसी को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए अभी 2021 की जनगणना अभी पेंडिंग है, जबकि ये शुरू हो जाना चाहिए था, कोरोना आने की वजह से ये रुकी हुई है। क्या 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो सकती है? देखिए, जनगणना होगी नहीं, बहुत मुश्किल में होगी, ऐसी संभावना है नहीं कि होगी, हो गई है तो उसको ओपन नहीं करेंगे, और अगर ओपन करेंगे तो सही नहीं करेंगे, और उसमें भी बहुत विभाजन करते हैं। इसकी तो बहुत उम्मीद नहीं है कि हो जाए कि हाँ एनपीआर और एनआरसी जरूर लागू हो जाए। एनपीआर और एनआरसी के बारे में भी आपको जानना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से वो पेंडिंग है। लेकिन एनपीआर और एनआरसी के बारे में भी अपने लोगों को, जो आपके दर्शक हैं, जो साथी हैं, उनको जागरूक करना चाहिए। उनको भी जागरूक करेंगे सर। और दूसरी बात ये है ना, जैसे भागीदारी मोर्चा, संकल्प मोर्चा जो है, लगातार जो है इसमें कश्यपों को, निषादों को, राजभरों को, कुशवाहों को, कोलियों को तो जोड़ा गया है। क्या उसमें जो है और भी जाति, जैसे नाई है, लुहार है, विश्वकर्मा है, क्या इस तरह की जातियां भी इसके साथ आ रही हैं क्या सर? हमारे लोग सारी जातियों के लोग हैं। जो दबे पिछले मजदूर लोग हैं, जनजाति के, पिछड़े तबके के हैं, क्लियर समाज के हैं, जनरल क्लास के हैं, तो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो इंसानियत के हक में है, जो इंसानियत के पक्ष में, वो सब हमारे साथ, कोई हमसे अलग ना, हम किसी को कोई परहेज नहीं है हमारा। जो लोग इंसानियत के हक में है, ऐसे सब लोग हमारे साथ हैं, और ऐसे लोग जो आना चाहते हैं, सबका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं कि साथियों, ये आवाज, इस भागीदारी संकल्प मोर्चे की आवाज देश में जानी चाहिए, क्योंकि जब तक ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब हर आदमी को, हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, तो सोशल जस्टिस कायम होगा। तो आज हमें उनका पर्दाफाश करना, वो कौन लोग हैं जो हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सा नहीं दिलवा रहे हैं। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो है आप घटक हैं।
और आप लोगों ने मिलकर के बनाया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। और सर मैं जाते जाते मैं एक सवाल पूछूंगा और भी, जो है इस क्रीमी लेयर का जो नया प्रस्ताव आया, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में किया था कि एग्रीकल्चर इनकम को और सैलरी को ग्रोस इनकम में जोड़ करके क्रीमी लेयर का निर्धारण करने की योजना बनाई है बीपी शर्मा कमेटी के निर्धारण के अनुसार। वहीं गणेश सिंह कमेटी को जो है उन्होंने दरकिनार कर दिया, जिन्होंने 15 लाख क्रीमी लेयर की बात की थी, हटाने की बात की थी कि 15 लाख सीमा हो। तो जो है आप लोगों के इस भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से क्या ऐसी पहल हुई, क्या इसको, इस बीपी शर्मा कमेटी को खारिज किया जाए या फिर इसको तुरंत बदला जाए, या इसको एकदम से इसके खिलाफ आप लोगों को कोई धरना प्रदर्शन या चिट्ठी लिखी गई हो? इस तरह के बारे में हमारे दर्शकों को बताना आप उचित समझें। मैंने चिट्ठी अपनी तरफ से मैंने चिट्ठी लगभग 10 या 15 दिन पहले लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये जो बीपी शर्मा की कमेटी की रिपोर्ट है इससे लोग सहमत नहीं है, बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते के दुखी हैं। मैं उनसे अपील की है कि आप उसको खारिज करिए, और अगर आपको क्रीमी लेयर की व्यवस्था करनी ही है तो आप उसमें जो आमदनी है एग्रीकल्चर की और जो सैलरी लोगों की आती है उसको आप छोड़ करके बनाइए। और अगर आप उसमें सैलरी जोड़ देंगे, जो आमदनी है उसकी वो जोड़ देंगे, तो उससे जो बेचारे हैं उनको तो मिल ही नहीं पाएगा जिनको मिलना चाहिए। तो व्यवस्था को खत्म करिए। अगर आपको बहुत जरूरी है कि नहीं आपको करना ही है, तो आप ये जो आमदनी वाला एग्रीकल्चर की आमदनी और जो सैलरी है आप इसमें खर्चे निकाल दीजिए। किसका खर्चा निकल गया, आप पूरी अगर 6 लाख उसकी सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, आप उसको जोड़ देंगे, 2 लाख 4 लाख किसानी में आ गया, उसको जोड़ देंगे, आप उसमें खर्च भी तो निकालिए, कितना खर्च हो गया। आप जब पढ़ाई करने बच्चे को भेजेंगे, 1-1, 2-2 लाख रुपया फीस लगती है सालाना, कौन बच्चा करा पाएगा, कौन पढ़ा पाएगा? इसलिए क्रीमी लेयर व्यवस्था की, क्रीमी लेयर को खत्म करना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है ठीक है करना ही है क्रीमी लेयर, तो जो एग्रीकल्चर और जो सैलरी जोड़ते हैं उसको अलग करना, उसको नहीं करना चाहिए। और हम बीपी शर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है हम उसके खिलाफ हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा लगभग 1 जून से हम लोगों ने धरना देना शुरू किया है न्याय अत्याचार के खिलाफ। 1 जून से 7 जून तक पहले हम लोगों ने किया, फिर हम लोगों ने कहा कि सरकार अगर हमारी बात मान लेती है, जो न्याय अत्याचार है, जो महंगाई है, और जो हमारे मजदूर भाई जो बेचारे काम छोड़ करके आए, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई इस लॉकडाउन में, और कितने लोग रास्ते में मरे। ये कोई दैवीय आपदा नहीं थी। हमारे पास, सरकार के पास संसाधन थे, उन मजदूरों को सरकार घर भेज सकती थी, लेकिन सरकार के लिए तो मजदूर था ही नहीं। उनके लिए हमने कहा हुआ है कि 15,000 रुपया उनको एक मुश्त दे दे, और जब तक वो व्यवस्थित नहीं हो जाते तो 7,500 रुपया महीना दिया जाए। हम लोग ये 10 मामले को लेकर के हम हर सोमवार पिछले 22 तारीख से हर सोमवार को हम धरना देते हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं, सरकार सोशल सामाजिक दूरी, हम सामाजिक दूरी नहीं चाहते हैं, हम फिजिकल डिस्टेंस चाहते हैं, शरीर से शरीर की दूरी। सरकार ने एक शब्द दिया है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब तो सामाजिक दूरी हो गई, तो हम सामाजिक दूरी नहीं चाहते, फिजिकल डिस्टेंस चाहते हैं कि शरीर से शरीर की दूरी रहे। सरकार ने जो कहा मास्क लगाइए, उस सब का पालन करते हुए हम हर गांव में कहे हैं कि आप लोग महंगाई के खिलाफ, न्याय अत्याचार के खिलाफ, किसान की जो समस्या है, मजदूर की जो समस्या है, जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, इस सब के खिलाफ हम सोमवार आने वाला है उसको धरना देंगे। और हर सोमवार को जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो भागीदारी संकल्प मोर्चा हर सोमवार को 1 दिन का धरना देगा, और जब तक हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं देते, से बाहर नहीं कर देते, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी। जी, बहुत अच्छा बात बताई आपने सर। जैसे आजकल जो है देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति जो है एक निजीकरण की मांग सरकार लोगों के बीच में बार बार अखबार के माध्यम से दे रही है कि पूरी शिक्षा का निजीकरण होगा, प्राथमिक शिक्षक भी निजीकरण के दायरे में आ जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं वो भी सारे के सारे जो है निजीकरण में आ जाएंगे। तो जन अधिकार पार्टी का कोई स्टेटमेंट इस संबंध में? जी, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का, जन अधिकार का नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे हैं। जी, अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ है।
अगर शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया तो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? मनमानी फीस को वो कैसे दे पाएगा? इसलिए के खिलाफ। वैसे भी सरकार नहीं चाहती कि मिडिल सेक्शन का बच्चा, पिछड़ा और दलित का, क्लियर का बच्चा वो पढ़ पाए। वो एजुकेशन के खिलाफ है, इसलिए वैसी परिस्थितियां क्रिएट कर रही है कि हमारे बच्चे न पढ़ पाए। हमारे लोगों को जागरूक होना है। सरकार ये व्यवस्था लागू कर रही है निजीकरण की। सरकार बस अड्डे बेच रही है, सरकार रेलवे बेच रही है, सरकार सड़कें बेच रही है, सरकार सब कुछ बेच रही है। सरकार वो सरकार जिसको हमने वोट दे करके जिताया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे हक में फैसला हो और हमारे देश बिके ना, हमारे देश की संपत्तियां बिके ना, तो हमें इस सरकार को बदलना होगा। सरकार को बदलने के लिए सिवाय वोट के कुछ नहीं लगता। अगर हम अपने वोट का सही प्रयोग करें और अच्छे लोगों के लिए प्रयोग करें तो हम देश को भी बचा लेंगे, अपने को भी बचा लेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी बचा लेंगे। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। और नेतृत्व बनाने के लिए जो शिक्षा आवश्यक है उसी को ये खत्म करने की योजना बना रहे हैं। और भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में पिछली गवर्नमेंट ने लगभग 13,000 विद्यालय बंद किए। गवर्नमेंट जी मध्य प्रदेश में लगभग 12,500 विद्यालय बंद करने की तैयारी में है। शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री लगभग 12,500 विद्यालय बंद करने की तैयारी में जी। प्राथमिक विद्यालय है, अच्छे विद्यालय हैं, उनको बंद किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनकी फीस बढ़ाई जा रही है। उसका एक ही कारण है कि जो पिछड़ा और तबका है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अक़लियत है, उनके बच्चे के पीछे एक ही रास्ता। और अगर हमें इसे फेल करना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, तो जो सरकार हमारे बच्चों के खिलाफ है सरकार हमें कुंभ नहाने के लिए फ्री बसें ले जाएगी। सरकार और कोई चीज हमें दे देगी, लेकिन हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के फेवर, रोजगार देने के फेवर सरकार की ये मंशा है, वही सरकार लागू करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि जो जरूरत हमारे इस दबे कुचले वंचित समाज को है, सरकार वो ना दे करके जो जरूरत इस समाज को नहीं है वो देने का काम कर रही है। इन्हें शिक्षा की जरूरत है, ये इन्हें बस में बैठा करके गंगा स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। इनको जो है कांवड़ यात्रा में, मतलब ऐसी जगह पे फंसाने का काम करते हैं। ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम करते हैं। ये जो है, ये जो चर्चा हो रही है साथियों, ये जो चर्चा हो रही है ओबीसी को, यानी सब जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई सबसे ज्यादा संपत्ति पर काबिज है, सबसे ज्यादा पदों पर काबिज है और उसको वहां से नहीं निकलना चाहिए। यदि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है, यदि जो भी आदमी, जो भी बीजेपी का या जो भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, कोई भी मोर्चे का व्यक्ति है, यदि इस मुद्दे को लेकर चलता है तो निश्चित रूप से ओबीसी को फायदा होगा, तो उस दबे कुचले वंचित समाज को फायदा होगा जो जब से चल रहा है तब से जो है आजकल प्रताड़ित है, 1950 से लेकर के साधनहीन बना हुआ है। तो आज ये संकल्प मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं और आपके विचार सुन करके निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा और हमको भी लाभ होगा। हमारा एक ही मकसद है, हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उसके लिए आप जो है यदि कोई अच्छा प्लान बनाते हैं तो जनता आपका साथ भी देगी। और मैं इस कार्यक्रम को यही पर समाप्त करूंगा, जाते जाते एक सवाल कंक्लूजन के रूप में, ये कि बीपी शर्मा कमेटी क्रीमिलियर का जो नया प्रस्ताव है वो खारिज हो, बीपी शर्मा रिपोर्ट खारिज हो और उसी के साथ साथ हमारे इन दबे कुचले वंचित समाज को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। इसके एक संक्षिप्त में आप अपनी बात कहते हैं, मैं इस कार्यक्रम को ही समाप्त करूंगा। जी सर। बीपी शर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है जी, मुझसे सहमत नहीं है, हम बीपी शर्मा जी से ही सहमत हैं। जी बीपी शर्मा जी जिनकी विचारधारा ही पिछड़ों के खिलाफ है, तो पिछड़ों के लिए रिपोर्ट बनाई जी और इसी उनके फेवर में वो रिपोर्ट है। बीपी शर्मा जी के खिलाफ है, उनकी दी हुई रिपोर्ट के खिलाफ है। उस रिपोर्ट को खारिज किया जाए, क्रीमिलियर की व्यवस्था खत्म की जाए। हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
जी। बीजेपी सरकार ने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया, संविधान में संशोधन किया। हमारे संविधान में शैक्षिक और सामाजिक तौर पर जो लोग पीछे हैं, जिनको जाति के आधार पर पीछे किया गया है और जिनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया है, उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में की, आर्थिक आधार पर नहीं की। अपने लिए वो संविधान संशोधन कर लेंगे और हमारे खिलाफ में हक न मिल पाए उसके लिए कर ले रहे हैं, हमारे फेवर में वो कुछ कर लेंगे। कोई भी कमेटी, कोई भी सरकार ऐसी नहीं करेगी कि जो व्यक्ति हमारे खिलाफ हो आप उसी को जज बना दे। हमारे बीपी शर्मा के खिलाफ है, बीपी शर्मा कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ है, इसे कंडेम किया जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी इसके खिलाफ है और हम इसको अपने धरना में सोमवार को वेट करेंगे और हर सोमवार को इस मुद्दे को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। साथियों, इस हमारे इस कार्यक्रम को आप जो भी देख रहे हैं लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा सफल हो और हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। हम ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एआईबीसी टीवी दबे कुचले वंचित समाज की आवाज बन करके आया है और जब तक जागृति नहीं होगी तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारे इस चैनल पर आकर के अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।